नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एक पीआईएल और 5-6 वकीलों की तहरीर ने पूरे कांग्रेसी को सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है और ये जो लेफ्ट लिबरल कुनबा है उनके तो पसीने छूट गए हैं। बात हम लोग 370 की कर रहे हैं, वही जिसे लेकर संविधान पीठ बैठी ये जांचने परखने के लिए कि 370 का हटाया जाना संविधान के अनुकूल है या नहीं है। उसी बाबत 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होती है। पहला 9 रोज उनको दिया जाता है जो 370 हटाए जाने के खिलाफ में है। फिर 5 रोज भारत सरकार और जो समर्थक है उनका पक्ष होता है। पर वो जो 5 रोज पक्ष रखा गया भारत सरकार की तरफ से और समर्थकों की तरफ से, वो जो है वो इतना भारी पड़ गया कि 9 रोज जिन लोगों ने अपनी बात रखी उन्हें फिर 2 रोज रिज्वाइंडर डालना पड़ा। और अब जो सुनवाई है 370 को लेकर वो पूरी हो चुकी है। यानी अब अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ सबमिशन करना चाहता है तो वो रिटर्न दे। ये जो बहस चल रही थी अब वो बहस खत्म हो गई है। तो स्वाभाविक है कि अब इस पर जो है टोटालिटी में बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 अगस्त से बहस शुरू हुई 370 को लेकर वो एक तरह से 5 सितंबर को खत्म हो चुकी है। ये अंतिम रोज सुनवाई का रहा, तो इस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले उस पीआईएल की बात करना जरूरी है जो रविवार को आती है और पूरे इकोसिस्टम में खरमंडल मचा देती है। वो जो पीआईएल है वो रूट इन कश्मीर की है, कश्मीरी पंडितों की जो एनजीओ है। उन्होंने मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन की साख पर सवाल खड़ा कर दिया कि ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अब सोमवार को लेने के देने पड़ गए कपिल सिब्बल को, चूंकि सीजीआई ने कहा कि अब किसी किंतु परंतु से बात नहीं चलने वाली है। आप उनसे कहिए कि यहां हलफनामा डालें और कहें कि हम भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं और ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का भिन्न अंग है। हलफनामा तो उन्होंने डाला, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उसको उन्होंने वापस नहीं लिया और इस बात को सॉलिसिटर जनरल ने रेखांकित किया। अब देखिए क्या हुआ कि वो पढ़ने लगे तो रोका गया कि नहीं नहीं लाइव चल रहा है। यहीं से बैकफुट पर आ गया पूरा इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि उन्होंने माफी नहीं मांगी और 2-3 चीजें ऐसी जो सॉलिसिटर जनरल ने रेखांकित की कि इससे तो ऐसे लगता है कि वो भारत को विदेश समझते हैं। तो ये सब जो बातें हैं उससे एक बात तो साफ हो गई कि नहीं चाहते कि इसको पढ़ा जाए, क्योंकि अगर उसको पढ़ा जाएगा तो ये जो लोग इस बात के खिलाफ हैं कि 370 क्यों हटाया गया, कहीं उनकी ही साख पर सवाल ना खड़ा होने लगे। और इस बात को रेखांकित किया एक वकील ने कि अब हम चूंकि 370 के खिलाफ हम हैं तो हमको इस तरह से माना जा रहा है कि मानो हम अलगाववादी हो गए हैं। तो सीजीआई ने कहा कि नहीं, मसला ये नहीं है कि आप 370 के खिलाफ हैं तो आपको अलगाववादी माना जा रहा है। मसला यहां दूसरा है और जाहिर तौर पर अगर कोई अनुच्छेद 32 के तहत रेमेडी खोजता है तो उसे भारत के संविधान में तो पूर्ण भरोसा रखना ही होगा। लेकिन इससे एक चीज साफ हो गई कि मोहम्मद अकबर लोन वाले मसले में पूरा इकोसिस्टम खुद अपने आप को कटघरे में पा गया कि नहीं ये तो मामला गड़बड़ हो गया। बात इतना भर नहीं है, बात यह भी है कि जो 5 रोज तहरीर दी गई, मैं पहले वो बताता हूं फिर ये 2 रोज जो हुए उस पर मैं आता हूं। तो एक तो अकबर लोन वाले मसले ने इनको बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि जो एक सेंटीमेंट है वो और बड़ा हो गया कि साहब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी बात वापस लेते हैं। दूसरी चीज, जो 5 रोज भारत सरकार और समर्थकों ने अपना पक्ष रखा उसमें 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी गई थी। पहला ये कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो 370 को हटा सकते हैं और यह अधिकार उन्हें संविधान देता है। और संविधान में 370 का उपबंध 3 जो है वो ये कहता है कि रिकमेंडेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर खत्म हो गई, यानी 370 राष्ट्रपति हटा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, रिकमेंडेशन और कनकरेंस 2 अलग अलग चीजें हैं। रिकमेंडेशन है
करस की बात नहीं कही गई है। तीसरी चीज, ये कहा ही जा रहा है कि टेम्परेरी है, तो और टेम्परेरी है और राष्ट्रपति को अधिकार है। चौथी बात कि ये जो एक तिलस्म गढ़ा गया था विशेष स्थिति वाला जम्मू कश्मीर का, वो भी कुछ नहीं है, एक राजनीतिक समझौता था, किस तरह से एकीकरण हो, तमाम ऐसे रियासतों से किया गया था, उसमें जम्मू कश्मीर भी थी। हाँ, यहां स्थिति थोड़ी अलग किस्म की थी, इसलिए जो है इनके लिए थोड़ा अलग तरीके का जो है प्रावधान हो गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पहले भारत का संविधान बना, और अगर कुछ विशेषी करना होता तो भारत का जब संविधान बन रहा था और जब वो अंगीकार किया गया, अंगीकार किए जाने से पहले ही जो है वो जम्मू कश्मीर का असेसन हो चुका था, माने उनका मेल हो चुका था भारत में। तो अगर कुछ ऐसा ही करना होता तो जो संविधान तैयार हो रहा था उसी समय कर लिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ संविधान निर्माताओं के मन में नहीं था, ऐसा कुछ बाबा साहब अंबेडकर के मन में नहीं था। नहीं तो वो जब प्रारूप आया, फिर प्रारूप का संशोधन आया, फिर तीसरा संशोधन आया, तो ये सारी चीजें उसमें जोड़ ली जाती। यानी स्वाभाविक है कि ये स्वभावतः अस्थायी रखा गया था। और पंडित नेहरू की अपनी एक अलग तरह की चाह थी, जिसमें वो शेख अब्दुल्ला को पसंद करते थे, और इस लिहाज से भी उन्होंने जो है इसे विशेष दर्जा दिलवाने की कोशिश की, जिसका सरदार पटेल ने मुखर विरोध किया था। उन्होंने बाकायदे पत्र लिखकर गोपाल स्वामी अयंगर से कहा था कि जो बातचीत हुई थी उससे इतर आपने मसौदा तैयार किया, कैसे आप इनको विशेष स्थिति दे सकते हैं। फिर संविधान सभा में इस पर बात हुई। खुद कांग्रेस के भीतर इसको लेकर गहरे मतभेद थे कि आप ऐसे कैसे किसी को जो है विशेष दर्जा दे सकते हैं, ये तो बात ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो बातचीत हुई सरदार पटेल, शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू और उसमें गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, उस बातचीत से इतर मसौदा लाया गया, ये बात भी साफ है। और ये बात भी साफ है कि जो मसौदा तैयार किया गया उससे सरदार पटेल सहमत नहीं थे, और वो इसलिए उस पर तुरंत कोई आपत्ति नहीं जताया उन्होंने, क्योंकि तब पंडित नेहरू बाहर चले गए थे, विदेश में थे, और ऐसी परिस्थिति में वो उसमें अड़ंगा लगाना ठीक नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब ये प्रस्ताव संसद में गोपाल स्वामी अयंगर लेकर आते हैं, तब सरदार पटेल इस बात का विरोध करते हैं। हालांकि तब खुद पंडित नेहरू खींच जाते हैं कि नहीं, आप इसमें क्यों जो है पढ़ रहे हैं। अब अगर पंडित नेहरू ने इस तरह की बात न कही होती और सरदार पटेल खुद ही पढ़े होते, तो आज ये स्थिति 370 वाली और जम्मू कश्मीर वाली नहीं पैदा हो पाती। लेकिन ये तमाम चीजें हुई, और ये सब भारत सरकार और पक्षकारों की तरफ से आई, यानी जो 370 हटाए जाने के समर्थक। उसमें यह भी बात है कि जो मोनार्क है ही नहीं, आप उसका हवाला दे रहे हैं। हम यहां लोकशाही राजशाही थोड़े क्या बता रहे हैं कि राजा हरि सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया, वो एक अलग मुद्दा हो गया। इस तरह की जो तमाम तहरीर दी गई, उस तहरीर से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि 370 को हटाए जाने का जो फैसला है वो फैसला संविधान सम्मत है। देखिए 5 रोजों में एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि वो सब संविधान सम्मत है, और ये 9 रोज जो बात हुई वो सब बस एक कहा जाए कि अब पक्षकार हैं तो बात रख रहे हैं। मैं उसे और किसी शब्द से विभूषित नहीं करूंगा, लेकिन वो जो 9 रोज है उस पर 5 रोज भारी पड़ गए। और जब ये 5 रोज भारी पड़ गए, चूंकि इन 5 रोजों में बात नहीं हुई, डॉक्यूमेंट रखे गए और उसमें बताया गया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर और रियासतों की तरह ही समान रियासत है, ना संविधान के लिहाज से और ना इंस्ट्रूमेंट असेसन के लिहाज से। चूंकि सबका ड्राफ्ट एक ही तरह का है, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक ड्राफ्ट बना था और उनके लिए अलग ड्राफ्ट बना था। अब ये जब तमाम चीजें आ गई और उस पर फिर जो है रूट इन कश्मीर का एफिडेविट भी आ गया, और अकबर लोन की सदाशयता पर ही सवाल उठ गया। अब ये सब बैकफुट पर आ गया। कपिल सिब्बल ने क्या आर्गुमेंट दिया कि साहब कोई भी याचिकाकर्ता भारत की संप्रभुता पर सवाल ही नहीं उठा रहा है। अब ये आर्गुमेंट हजम ही नहीं होता है, क्योंकि यही वो संविधान पीठ है जिसके सामने कहा गया कि इंटरनल सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी,
और उसमें यह तर्क दिया गया कि साहब चूंकि जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था, मर्जर एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए जो आंतरिक संप्रभुता है वो जम्मू कश्मीर ने भारत को नहीं सौंपी थी। अब ये कैसे हो सकता है भाई? संप्रभुता तो पूरी सौंपिएगा ना। जब आप आधी संप्रभुता अपने पास रखिएगा तो यानी जो पार्लियामेंट के कानून बनाने की शक्ति है उसे आप सीमित कर रहे हैं। यानी जो कुछ शक्तियां हैं जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। जब वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा तब ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को सीमित करने वाली बात हुई या नहीं हुई? ये बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल आर्गुमेंट दिए कि नहीं, किसी ने भी भारत की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाया। मुझे लगता है कि ये बात तो कहीं से भी ठीक नहीं रही। हालांकि क्या निर्णय है ये संविधान पीठ तय करेगी, लेकिन जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो ठीक ही लगता है कि अब खुद जो है कपिल सिब्बल ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि साहब इसको हटाना, ये रिजॉइंडर जो हुआ 15वें और 16वें रोज, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए इसको हटाने का मतलब ये हो गया कि आप मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और फिर वो उसी 356 पर चले आए कि आप कैसे 356 का जो है दुरुपयोग हो रहा है। सीजीआई ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि 370 अस्थायी हो गया, इसे कोई हटा नहीं सकता, है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गया। यानी आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो 370 को संविधान के तहत तो नहीं हटाया जा सकता, अब इसकी रेमेडी बाहर खोजनी पड़ेगी। यानी ये लोग जो इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि ये संविधान सम्मत नहीं है, वो खुद जो है राजनीतिक जामे में नहाए धोए हैं। तभी सीजीआई को यह कहना पड़ा कि आप जो बात कह रहे हैं उसका मतलब तो यही हुआ कि 370 की जो रेमेडी है वो संविधान के बाहर है। इस बात से साफ कर दिया सीजीआई ने कि ये जो है ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, यहां सिर्फ जो अनुच्छेद है उसके अनुसार से ही बात होगी, उससे इतर नहीं। और ये बात संविधान पीठ ने 9वें रोज भी साफ की थी जब दुष्यंत दबे अपनी तहरीर दे रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि नहीं ये तो इनके जो है मैनिफेस्टो में शामिल था। उस मैनिफेस्टो का हवाला देकर ये लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और यही बात कपिल सिब्बल ने फिर की कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उस पर सवाल उठा। इसीलिए सीजीआई ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात आप कर रहे हैं कि संविधान से बाहर जाकर रेमेडी खोजी जाए, लेकिन हमें तो संविधान के भीतर ही देखना है कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। फिर दुष्यंत दवे ने अपना आर्गुमेंट रखा, गोपाल सुब्रमण्यम में भी अपना आर्गुमेंट रखा, और ये सभी लोग आर्गुमेंट में वही पुरानी बात दोहरा रहे थे। और दोहराते हुए ये कह रहे थे कि नहीं देखिए मिलॉर्ड तय तो आप ही को करना है, यानी संविधान पीठ को ही तय करना है। लेकिन वो ये कहने से नहीं चूक रहे थे कि ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है। हालांकि ये कोई नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है कि कैसे ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है। क्या सिर्फ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह की तहरीर दी जा रही है? क्या सिर्फ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से ही मोहम्मद अकबर लोन जैसे लोगों को सुना जा रहा है? ये अपने आप में बड़ी चीज है और ये बड़ा सवाल भी है। और इसीलिए आप देखिए कि सीजीआई एकदम अड़ गए कि नहीं आपको जो है हलफनामा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अनुच्छेद 32 के तहत रेमेडी खोजते हैं तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आप भारत के संविधान में भरोसा करते हैं, नहीं तो कल तो आप कह देंगे नहीं ये तो डिसीजन ऐसा है। और देखिए यही बड़ी चीज है। और इसीलिए ये जो सभी लोग हैं उसमें चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, सबका कॉन्फिडेंस हिल गया है जो आर्ग्यूमेंट चला है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या बात निकल कर आती है, यानी क्या निर्णय होता है। लेकिन ये जो सुनवाई चली 1 महीने 5 रोज 6 रोज जो भी हुआ, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इन लोगों की जमीन हिल गई है जो 370 के सहारे 2024 की राजनीति करने के बारे में सोच रहे थे। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।